हे गाइस, वेलकम टू द वीडियो। तो गाइस, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं DSSB नेचुरल साइंस के लिए, तो ये 30 डेज़ जो हमारी स्ट्रेटजी हमने बनाई थी उसके अकॉर्डिंगली हम पढ़ने वाले हैं। और मैंने एक पोल डाला था, पोल में लगभग 80% लोगों ने यही बोला कि आप साइंस पढ़ाइए। मैंने उनको चॉइस दी थी कि मैं आपको जीएस भी पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ा सकता हूँ और साइंस भी पढ़ा सकता हूँ, साथ में एक सब्जेक्ट और बोला था PYQ। यस, PYQs हम कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने चूज़ किया कि हम साइंस ही पढ़ें। तो चलिए इसी सीरीज़ की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, 8वीं 9वीं और 10वीं की जो NCERT साइंस है वो मेरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों को मैं पूरी करा पाऊँ। 11th और 12th की मैंने आपको बोला था कि सेलेक्टिव स्टडी आप लोगों को करनी है। अगर 11th और 12th की सेलेक्टिव स्टडी आप लोग खुद से कर पाते हैं तो ठीक है, अगर वो नहीं हो पा रहा आपसे तो जब समय आएगा तो हम वो भी कर लेंगे। वैसे मुझे लग नहीं रहा कि ज़्यादा टाइम बच पाएगा, क्योंकि मेरी जॉब भी है। अब आप ये भी समझने की कोशिश कीजिए, 7 घंटे 7 आवर्स मैं जॉब पर अपने बिज़ी रहता हूँ, और उसके बाद घर आना, जिम जाना, हेल्थ पर भी ध्यान देना ज़रूरी है, और साथ ही फिर अपना खाना पीना मैं सब खुद बनाता हूँ, क्योंकि मैं अभी अकेला रह रहा हूँ दिल्ली में। तो भाई इसलिए मेरे पास टाइम बड़ा कम रहता है। तो देखिए, इस क्लास में हम करने क्या वाले हैं, चलिए इस पर ध्यान देते हैं। पहले तो इन सभी क्लासेस में मैं आपको ये बताऊंगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना, दोनों चीज़ें। साथ में इस तरह से NCERT की बुक लगी रहेगी, जैसे मेरे पीछे आपको ये NCERT की बुक दिख रही होगी। इस तरह NCERT की बुक आप लोगों के सामने रहेगी, और इसी के साइड में मार्जिन्स पे हम नोट्स बनाते चलेंगे। यही काम आपको भी करना है, आपको भी सेम काम करना है। आप अपनी बुक मेरे साथ उठाकर बैठिए। ये पीछे सिम्बा की आवाज़ आपको आ रही होगी। जब भी मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ, पता नहीं इसको कैसे पता चल जाता है, और फिर ये आ जाता है परेशान करने। शायद ये नहीं चाहता कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊँ, ये चाहता मैं पूरा दिन इसके साथ ही खेलता रहूँ। तो भाई सीधी बात, नो बकवास। हम यहाँ पर कोई भी फालतू की बकवासबाजी नहीं करेंगे, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। जो पढ़ना है, जो नहीं पढ़ना मैं आपको डायरेक्टली बता दूंगा, इस पेज को ही क्रॉस कर दो या पेज को ही आपको नहीं पढ़ना है। तो इस तरह आप अपनी साइंस की बुक साथ रखिए। और हम किस तरह पढ़ने वाले हैं, कौन सी बुक पहले करेंगे, ये देखिए। 8वीं क्लास की NCERT वैसे तो मैं कराना चाहता था पहले, लेकिन इसका अब न्यू एडिशन आ चुका है क्यूरियोसिटी के नाम से। तो वो बुक अभी मैंने खुद नहीं पढ़ी है, तो मैं अभी आपको कराना ठीक नहीं समझूंगा। तो तब तक आप उसे खुद से पढ़ लें, और जब 9th और 10th की मैं पूरी करा दूंगा, उसके बाद मैं 8th पर जब मूव करूंगा, मैं खुद पढ़कर तभी आपको वो करा पाऊंगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कुछ बहुत बड़े चेंजेस होंगे NCERT में, वैसे भी ज़्यादातर कुछ बहुत बड़े चेंजेस नहीं होते हैं। ओवरऑल एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट सब सेम ही रहते हैं, बस वो लैंग्वेज बदल देते हैं। लेकिन फिर भी मैं एक बार उसे खुद पढ़ना चाहूँगा, फिर आपको कराऊंगा। तो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं क्लास 9th से, और 9th काम करेंगे चैप्टर 1 2 3 4 जो रिलेटेड है केमिस्ट्री से, और 10th क्लास का करेंगे हम 1 2 और 3, वो भी रिलेटेड है केमिस्ट्री से। यानी हमारा पहला टारगेट है कि आपको कराई जाए केमिस्ट्री। अब ये मैं इसलिए करा रहा हूँ, देखिए जो बच्चे PCB वाले हैं उनको बायोलॉजी ऑलरेडी आती है, जो बच्चे PCM वाले हैं उनको फिज़िक्स ऑलरेडी आती है। बीच में एक ग्रे एरिया बच जाता है केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री ऐसा ग्रे एरिया बच जाता है जिसमें दोनों के ही कुछ कुछ छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं, और केमिस्ट्री को हमें बहुत ज़्यादा डीप लेवल पर भी नहीं पढ़ना, कम टाइम लगेगा, इसलिए भी मैं इसे पहले स्टार्ट करा रहा हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। अब कई लोग कह रहे थे कि सर आप अपने नोट्स दे दीजिए। देखिए, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, मैंने एज सच कोई नोट्स नहीं बनाए थे। इसी तरह मैं अपनी बुक पर, जैसे आपको यहाँ इस डिजिटल बोर्ड पर दिख रहा होगा, मैंने मार्किंग की है और साइड में कुछ नोट्स बनाए हैं। सेम यही काम अपनी बुक पर करता था, तो आप भी ऐसा ही करें, क्योंकि अभी टाइम भी नहीं है कि आप ज़्यादा हैंड रिटन नोट्स बना पाएँ। यहीं पर अंडरलाइन करिए और यहीं पर साइड में कुछ तो लिख लीजिए, इसी तरह आपके नोट्स बन जाएंगे। तो भाई चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं। बच्चों वाली चीज़ें हम नहीं पढ़ेंगे, जो ऑलरेडी आता है। जो हमें नहीं आता, जो क्वेश्चन जिस पर बन सकता है, सिर्फ उसी पर हम ध्यान देंगे। हम कोशिश करेंगे कि वीडियोस छोटी रहे। तो देखिए, पंच तत्व के बारे में यहाँ लिखा गया है, तो क्वेश्चन इस पर क्या बन सकता है, क्योंकि अगर NCERT में मेंशन्ड है पंच तत्व, तो बस आपको एक बार को ये ध्यान रखना है कि पंच तत्व में कौन कौन से तत्व मेंशन्ड है हमारे एंशिएंट इंडियन फिलोसफर्स के अकॉर्डिंग।
एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। अब ये उन सभी बच्चों को आता होगा जिन्होंने ज़िंदगी में कभी शक्तिमान देखा है। शक्तिमान जिन्होंने भी देखा है उनको ये ज़रूर आता होगा, क्योंकि जब हम देखते थे शक्तिमान अपने 5 महाभूतों में बट जाता था, वही पंच तत्व हैं। अब यहाँ पर हमें क्या याद रखना है, पहले तो हम मैटर की डेफिनेशन देखेंगे। मैटर दैट ऑक्यूपाइज स्पेस हैज़ अ डेफिनेट मास कैन बी फेल्ट बाय एनी ऑफ आवर 5 सेंसेस। अब ये जो थर्ड वाली डेफिनेशन है ये 9th क्लास में नहीं दी हुई, ये आई है 11th क्लास से, तो इसको भी हम साथ में पढ़ लेते हैं कि भाई एनी ऑफ आर 5 सेंसेस, यानी हमारी किसी भी एक इंद्री से हम महसूस कर पाएँ वो भी मैटर होता है, वो भी पदार्थ है। अब ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा कि आपको बच्चों की तरह एग्जांपल्स दूं, क्योंकि आप सभी टीचर्स बनने वाले हैं, आप सभी मैच्योर इनफ हैं, तो हम एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। यहाँ आप इस तरह इन लेक्चर्स को जज ना करें कि कितनी डेप्थ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। डेप्थ प्रोवाइड करने का ना हमारे पास टाइम है, ना पढ़ने का इतना हमारे पास टाइम है। हमारे पास जो टाइम है वो है प्रिसाइज नोट्स बनाने का, ताकि उन्हीं को हम बार बार रिवाइज कर पाएँ, तो वही हमारा टारगेट रहेगा। तो बार बार प्लीज़ कोई कमेंट्स में ये ना बोले कि सर डिटेल में पढ़ाइए। देखिए ज़्यादा डिटेल में अभी जाने की ना तो अभी ज़रूरत है और ना ही इतना हमारे पास टाइम है। तो हम सिर्फ ऊपर ऊपर से जो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं वही हम करने वाले हैं जल्दी जल्दी। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या है, मैटर हमने पढ़ लिया, अब उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, उनके बीच स्पेस होता है और कंटिन्यूसली मूविंग, वो हमेशा ही चलते रहते हैं। हाँ, अब ये देखिए कंटिन्यूसली मूविंग क्यों होते हैं, बिकॉज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये चीज़ याद रखने की है, एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने घटने से पार्टिकल्स का क्या होगा और काइनेटिक एनर्जी खुद कैसे घटती और बढ़ती है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यहाँ अट्रैक्शन का जो काम कर रहा है एक फोर्स है जिसे हम पढ़ते हैं 11th क्लास में, उसे बोलते हैं वंडर वॉल्स फोर्सेस। ये वही फोर्सेस है। तो वंडर वॉल्स फोर्सेस और काइनेटिक एनर्जी और वंडर वॉल जो फोर्सेस है ये दोनों एक दूसरे के एंटी काम करते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट काम करते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल जल्दी जल्दी मूव करेंगे, दूर जाएंगे, यानी डेंसिटी कम होगी। और अगर वैंडरवाल्स फोर्सेस बढ़ेंगे यानी पार्टिकल्स जल्दी जल्दी पास आएंगे, उनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ रहा है यानी डेंसिटी बढ़ेगी। तो ये कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे दिमाग में पहले से सेट होने चाहिए। तो देखिए क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी हम कह सकते हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल्स। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आपको डेंसिटी की डेफिनेशन भी ऑलरेडी आती होगी, काइनेटिक एनर्जी की भी डेफिनेशन ऑलरेडी आती होगी, पर उनको रिलेट कैसे करना है, अगर एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए तो हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए वैंडरवॉल के जो फोर्सेस हैं दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी। वैंडरवॉल फोर्सेस जितने ज़्यादा होंगे डेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। अब वैंडरवॉल्स फोर्सेस क्या हैं, आम भाषा में आपको बता दें, अट्रैक्ट ईच अदर जो हमने लिखा हुआ है, यानी द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज वैंडरवॉल्स फोर्सेस। इसमें कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनता, सिर्फ पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो केमिस्ट्री में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया जाता है, इतनी डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हम पीजीटी के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं टीजीटी के लिए प्रिपेयर। चलिए आगे चलते हैं। भाई देखो इस पेज में और जो कुछ भी लिखा हुआ है कुछ काम का नहीं है, जो काम का था वो मैंने आपको लिखवा दिया, तो आप इस तरह इस पेज को क्रॉस कर सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा अपनी बुक में क्रॉस कर दो, बुक ख़राब हो जाएगी, यानी अपने दिमाग में रखो कि हमें वो सब नहीं पढ़ना। अब आप जब रिवाइज करेंगे तो क्या है, जो अपने साइड में मैटर लिखा है, जो कुछ भी लिखा है, इसको आप रिवाइज करेंगे, पंच तत्व को आपने हाईलाइट किया उसको रिवाइज करेंगे, बाकी सब आप रिवीजन के टाइम छोड़ देंगे। आपको देखना भी नहीं है और किसी चीज़ की तरफ बिल्कुल नहीं देखना। आगे चलिए अगले पेज पर आते हैं। इस पेज पर एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमारे काम की हो, एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हो। ये सब बच्चों के लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जाम्पल्स दिए हैं। एनसीईआरटी बड़ी खूबसूरत बुक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, लेकिन अभी हमारे काम के वो
नहीं है। सिम्बा फिर से आ गया मुझे परेशान करने। आइए अब इन टेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। जो ब्लू ब्लू कलर के क्वेश्चन आते हैं, इनसे कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। अब ये कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। चेयर, एयर, ये जगह ऑक्यूपाई करते हैं, इनका डेफिनेट मास है, वॉल्यूम है, तो ये मैटर है। लव इज़ अ फीलिंग, मैटर नहीं है। तो यहीं से हम एक चीज़ निकाल लेते हैं, भाई कोई भी चीज़ अगर फीलिंग है, फीलिंग इज नॉट मैटर, वो एक भावना है, एक भाव है। जो फीलिंग है वो एक भाव है। स्मेल, ये एक कंफ्यूजिंग चीज़ है। देखिए, स्मेल मैटर नहीं है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि ये कंफ्यूजिंग रहता है। जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ उनको भी ये लगता है कि ये मैटर है, इज नॉट मैटर। अब ऐसा क्यों, ये समझिए। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक परफ्यूम स्प्रे कर देता हूँ, थोड़ी देर बाद परफ्यूम के पार्टिकल्स डिफ्यूज़ होंगे और पूरे रूम में फैल जाएंगे। हमें हर जगह परफ्यूम की खुशबू आएगी। वो खुशबू आना हमारे सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं नाक में, ओल्फैक्टरी लोब्स हैं, उनका काम है। यानी उन्होंने सिर्फ हमें एक स्टिमुलस का रिस्पॉन्स दिया है जो ब्रेन ने सेंस किया है। तो वो एक तरह का सेंस ही, एक तरह का फीलिंग ही। तो इसलिए स्मेल भी मैटर नहीं है। पर जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो मैटर है। पर यहाँ बात परफ्यूम के पार्टिकल्स की नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है स्मेल की। तो स्मेल इज नॉट मैटर। सिम्बा बाहर चला जा यार, बना लेने दे वीडियो। गाइस सिम्बा आ रहा है आपसे मिलने, आ जा। हेलो बोलो ऑडियंस को। गाइस सिम्बा आप सभी को ऑल द बेस्ट कह रहा है, देखो हाथ हिलाकर ऑल द बेस्ट। जब खेल ले वापस मत आना यहाँ पे, खेल खेल खेल। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टरबेंस। ये भी मेरे छोटे बच्चे की तरह ही है। तो कुछ जो हमारे एस्पिरेंट्स पूछ रहे थे कि मेरे पास छोटा बच्चा है, आप देखिए मैं भी तो एडजस्ट कर रहा हूँ, सारे काम खुद करता हूँ अपने, और इस छोटे बच्चे को भी संभालता हूँ। आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं, वो इंसानी बच्चे हैं, उनको आप जो बोलेंगे वो मानेंगे। पर ये जो बिल्ली का बच्चा है, ये कुछ नहीं मानता। इसका जब मन करता है चिल्लाता है, जब मन करता है खाना मांगता है, जब मन करता है उछल कूद करता है, तोड़ फोड़ करता है। और मैं इसे डांट भी नहीं सकता, क्योंकि डांटूंगा तो उसको कुछ समझ आने वाला है नहीं, है ना। कुत्ते और बिल्लियों में काफ़ी डिफरेंस होता है। बिल्लियों में ईगो होती है, थोड़ी ईगो, बुरा मान जाती हैं अगर ज़्यादा दुखी करें उनको, ज़्यादा डांटें तो वो अपनी मर्जी ही चलाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेट इज अ फीलिंग, तो ये भी मैटर नहीं है। देखिए जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं वो मैटर नहीं है। आप अभी अपनी बुक में से साथ साथ करते चलिए, टिक लगाइए, सर्कल करिए या क्रॉस करिए। जिसको भी आप मैटर नहीं मानते हैं उनको आप ऐसे क्रॉस करिए, बाद में यही चीज़ें कंफ्यूज करेंगी। आमंड्स यानी बादाम, वो तो मैटर है ही, बिल्कुल है मैटर। थॉट, अब फिर वही विचार है, तो ऑब्वियसली ये मैटर नहीं होगा। कोल्ड, ठंड लगना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसको डिस्कस करते हैं। ठंड लगना, ठंड लगना किससे रिलेटेड है भाई? टेम्परेचर से। टेम्परेचर, टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो सिर्फ हमें किसी चीज के ठंडा या गर्म होने में डिफरेंस बता पाता है। टेम्परेचर अपने आप में कोई ऐसी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। सिर्फ कोई चीज़ कितनी ठंडी और कितनी गर्म है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो बता पाए, उसे हम कह देते हैं टेम्परेचर। हम जो थर्मोमीटर से टेम्परेचर नापते हैं, डॉक्टर हमारे मुंह में जो थर्मोमीटर डालता है उसमें मरकरी होता है। यानी वहाँ जो हम टेम्परेचर नाप रहे हैं, हम क्या नाप रहे हैं कि मरकरी के कंपैरिजन में हमारी बॉडी कितनी गर्म है, मरकरी के रूम टेम्परेचर के कंपैरिजन में हमारी बॉडी कितनी गर्म है, ये हम नापते हैं। तो टेम्परेचर एज सच अपने आप में ना तो मैटर है और ना ही कोई फिजिकल क्वांटिटी है। हाँ, इसकी यूनिट ज़रूर होती है डिग्री सेल्सियस और केल्विन, जिसको अदल बदल करना भी हम आगे सीखेंगे। कोल्ड क्या है भाई? कोल्ड इसी तरह से कि भाई टेम्परेचर कितना ज़्यादा है कितना कम है, इसी के आधार पर हम कोल्डनेस और हॉटनेस को डिफाइन करते हैं। तो कोल्ड होना या हॉट होना किसी चीज़ का, ये भी मैटर नहीं कहलाएगा, बिल्कुल भी मैटर नहीं कहलाएगा। आई होप आपको कुछ कुछ समझ आया होगा। अब देखिए मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है, अब मुझे थोड़ी देर में स्कूल भी जाना है और साथ में आप लोगों के पास भी टाइम नहीं है, तो हम ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे। लेमन ओबियसली एक फ्रूट है, मैटर है। वाटर भी मैटर है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, फिर से वही चीज़, परफ्यूम इज मैटर बट स्मेल ऑफ परफ्यूम इज
नॉट मैटर। ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट यू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड। टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोज। अब इसमें पूछा भाई खाना जब गर्म है तो हमें दूर से खुशबू आ जाती है, जब गर्म नहीं है तो हमें पास जाकर उसे सूंघना पड़ता है। सिंपल सा एक फिनोमेना या एक कॉन्सेप्ट है जो यूज़ होता है जिसे कहते हैं भाई डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्प्रेड करते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर दूर दूर फैलते हैं। अब ये क्यों फैलते हैं और ये किस पर निर्भर करता है? फिर से वही दो चीज़ें ऊपर आएंगे वापस, वही दो चीज़ें जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पर आइए। अट्रैक्शन फोर्सेस और कंटिन्यूसली मूविंग यानी काइनेटिक एनर्जी, इन दोनों का ही खेल है। फिर से काइनेटिक एनर्जी और वंडरवॉल्स फोर्सेस का खेल यहाँ आ जाता है। जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, अगेन ये चीज़ आपको अब इस बुक में नहीं मिलेगी, अपने आप से आपको सोचना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। ये लिख लीजिए, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग के बेस पर। और वंडर वॉल, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ भाई, बार बार ये स्पेलिंग लिखने में बड़ा आलस आता है। वंडर वॉल्स फोर्सेज यानी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा पार्टिकल्स कम फैल पाएंगे, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफ्यूजन। अब ये सेम ही प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे किसके लिए? ओस्मोसिस के लिए। यहां पर भी सेम ही प्रिंसिपल्स अप्लाई होंगे किसके लिए? ओस्मोसिस के लिए। तो अब ऐसा नहीं कि ऐसा कोई फॉर्मूला होता ही है या मैंने किसी बुक में देखा है, ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है जो मैंने बनाई है और आप भी इन चीज़ों को इजीली समझ सकते हैं। देखिए, डिफ्यूजन का मतलब है पार्टिकल्स का दूर दूर जाना। जब काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है यानी पार्टिकल्स की दूर जाने की क्षमता ज़्यादा है तो इजीली डिफ्यूजन हो पाएगा। तो डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। और ओस्मोसिस भी इसी तरह। डिफ्यूजन वर्ड यूज किया जाता है सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों के लिए। बट जो ओस्मोसिस शब्द है, ओस्मोसिस जो शब्द है ये पर्टिकुलरली लिक्विड्स के लिए ही यूज होता है, ठीक है। और डिफ्यूजन हमने पढ़ा, डिफ्यूजन इज फॉर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों के लिए यूज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं भाई, आई होप आपको समझ आया होगा। अब आते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अब इस पेज पर जो पीछे वाला पेज था भाई, इस पर और कुछ भी काम का नहीं है, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ अंडरलाइन करना है। जितना आपको बताया उस पर फोकस करिए। अरे ये तीसरा क्वेश्चन तो रह ही गया भाई, सेकंड क्वेश्चन भी हमने कर लिया। डाइवर इज एबल टू कट थ्रू वाटर इन अ स्विमिंग पूल, विच प्रॉपर्टी ऑफ मैटर डज इट द ऑब्जर्वेशन शो। ये क्वेश्चन तो सीबीएसई में भी रिपीट होता है भाई, बिल्कुल। देखिए, जो क्वेश्चन सीबीएसई में रिपीट होते हैं वो इस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग एग्ज़ाम के लिए और टीचर्स अल्टीमेटली स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराते हैं सीबीएसई एग्ज़ाम्स के लिए। तो डाइवर स्विमिंग पूल में पानी को काटते हुए तैर पाता है, इसी तरह मछली भी तैर पाती है। क्यों? अभी इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है भाई, पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच स्पेस प्रेजेंट होता है और लिक्विड में स्पेस थोड़ा और ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर से कोई भी सॉलिड ऑब्जेक्ट इजीली निकल सकता है। वट आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, अब ये हम पढ़ चुके हैं भाई, वही प्रॉपर्टीज़ को ही कैरेक्टरिस्टिक यहाँ बोला गया, सेम चीज़ है। और इस पेज पर कुछ काम का नहीं है। ये जो अगला पेज है इस पर जो चीज़ें काम की हैं वो यहाँ मैं साइड में आपको लिखवा दे रहा हूँ, बाकी इसको पढ़ने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ काम की है वो आपको अभी साइड में मैं लिखवा देता हूँ। ये देखिए, स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी तीन हमारे पास स्टेट्स हैं। अभी स्टेट्स ऑफ मैटर 11th 12th में भी आता है, वो थोड़ा एडवांस लेवल पर है, अभी हम बेसिक लेवल पर पढ़ेंगे। हम पढ़ने वाले हैं 1 2 3 4 5 5 प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम स्टेट्स ऑफ मैटर को देखेंगे। सॉलिड की शेप फिक्स बिल्कुल होती है, सॉलिड की एक फिक्स शेप होती है, सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है, बाउंड्रीज भी फिक्स्ड होती हैं। बाउंड्रीज मतलब जैसे कि ईंट है, उसकी जो एजेस हैं वो हमेशा फिक्स रहेंगी, वो चेंज नहीं हो जाएंगी। अट्रैक्शन सॉलिड में सबसे ज़्यादा होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसके पार्टिकल्स की कम है, वंडरवॉल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है।
फिर वही बात हमें याद रखनी है, काइनेटिक एनर्जी और वंडरवॉल्स फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। कंप्रेसिबिलिटी, अब वो ऑलरेडी पार्टिकल्स इतने ज़्यादा पास पास हैं, बीच में स्पेस है ही नहीं, तो कंप्रेस नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस लगाएंगे, सॉलिड के लिए इस पर क्रॉस आएगा। अब आते हैं भाई लिक्विड पर। लिक्विड की फिक्स शेप नहीं होती, बट दे टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर। अब ये मैंने अलग से लिख भी दिया, आप नीचे देखेंगे, लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, कंटेनर की शेप वो ले लेते हैं। वॉल्यूम की बात करें, बिल्कुल लिक्विड्स का वॉल्यूम तो फिक्स होता है, शेप भले ही फिक्स ना, वॉल्यूम फिक्स है। जैसे आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसको 2 लीटर की बोतल में डालिए, तब भी वो 1 ही लीटर स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, 1 लीटर जगह खाली रह जाएगी, तो यानी उनका वॉल्यूम भी फिक्स है। बाउंड्रीज की बात करें, नो, बाउंड्रीज ऑफ लिक्विड आर नॉट फिक्स्ड, वो शेप ले लेते हैं कंटेनर की। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यहाँ पर जो वंडरवॉल्स फोर्सेस होगा कंपैरेटिवली लेसर होगा सॉलिड के, और यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की वो कंपैरेटिवली हायर होगी सॉलिड के। अब बात करते हैं भाई गैस की। गैस का ना तो फिक्स शेप है, ना फिक्स वॉल्यूम है, और ना ही फिक्स्ड बाउंड्रीज हैं। और फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करें तो सबसे कम, तो यहाँ हम एक सीरीज बना लेते हैं, आप इसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की सीरीज़ कहें या फिर वंडरवॉल्स फोर्सेस की सीरीज़ कहें, आप अपने नोट्स में उस हिसाब से लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन आपको दिखेगा सॉलिड में, फिर दिखेगा लिक्विड में, फिर दिखेगा गैस में। और ये सीरीज़ हमने किसकी बनाई भाई, हम कह सकते हैं वंडर वॉल फोर्सेस की हमने एक सीरीज़ तैयार कर दी। और काइनेटिक एनर्जी की सीरीज़ बिल्कुल इसकी उल्टी होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं एक दूसरे के रिवर्स काम करते हैं। तो भाई गैस की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा गैस के पार्टिकल्स की, फिर लिक्विड की, और फिर सॉलिड की। अब आप देखेंगे हमेशा ही जो लिक्विड है वो बीच में लाए कर रहा है, यानी लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं गैस और सॉलिड के बीच में लाए करती हैं। तो गैस लिक्विड सॉलिड, ये हमने जो सीरीज़ बनाई ये रहेगी काइनेटिक एनर्जी की एक सीरीज हमने बना ली, काइनेटिक एनर्जी। अब आते हैं कंप्रेसिबिलिटी पर। देखिए कंप्रेसिबिलिटी के मामले में सॉलिड सबसे कम कंप्रेसिबल है, फिर लिक्विड, फिर गैस सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल है। अब सॉलिड को तो ये मानते हैं, सॉलिड को कहा जाता है इट इज़ नॉट कंप्रेसिबल, ठीक है, अपनी किताब में क्या लिखा भाई, नॉट कंप्रेसिबल। और जो लिक्विड है उसके लिए एक शब्द यूज़ किया गया है, लिक्विड की जो कंप्रेसिबिलिटी है वो है नेग्लिजिबल, हिंदी में बोलते हैं इसको नगण्य, नेग्लिजिबल, यानी ना के बराबर इसे कंप्रेस किया जाता है। जो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम्स हैं उसमें इसी प्रिंसिपल का, बर्नौली थ्योरम जो उसमें यूज़ होती है, इसी आधार पर वो यूज़ होती है कि सॉलिड लिक्विड्स को कंप्रेस ना के बराबर ही कर सकते हैं, यानी कंप्रेस उनको नहीं कर सकते, और पाइप्स के माध्यम से लिक्विड को ले जाया भी जा सकता है। तो एक हाइड्रोलिक सिस्टम उससे बड़े अच्छे से बन पाता है। गैस को हाइड्रोलिक्स में बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, हालांकि गैस भी उसी तरह से फ्लेक्सिबल है जैसे लिक्विड है, बट इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। तो हाइड्रोलिक्स में भी गैस कंप्रेस हो जाएगी, फिर वो फोर्स नहीं लगा पाएगी। और गैस की कंप्रेसिबिलिटी वेरी हाई, वेरी हाई, इतनी हाई कि हम कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस को कंप्रेस करके पहले तो लिक्विड बना सकते हैं, फिर सॉलिड भी बना सकते हैं। और बहुत सारी गैसेस को भी लिक्विफाई किया जाता है कंप्रेस करके, जैसे ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस लिक्विड फॉर्म में आती हैं। सिम्बा फिर से आ गया, वो कह रहा है बहुत देर हो गई है पढ़ाते हुए, अब बस करो। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं गाइस, लिक्विड्स टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर, गैसेज फिल अप द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, ठीक है। तो जो हम शेप की बात कर रहे थे भाई, सॉलिड की तो शेप फिक्स है, बट लिक्विड क्या करते हैं, उस कंटेनर की शेप ले लेते हैं, और गैसेस क्या करती हैं, पूरे कंटेनर को भर देती हैं। यानी यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी झलक रही है, यहाँ झलक रही है कि गैसेस का वॉल्यूम इज नॉट फिक्स्ड, वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं है गैसेस का, ठीक है। और यहां कौन सी प्रॉपर्टी झलक रही है, शेप इज नॉट फिक्स्ड, शेप फिक्स्ड नहीं है, ये प्रॉपर्टी यहां पर झलक रही है। अब देखिए आपसे हो सकता है पूछ लिया जाए कि लिक्विड टेक अप द शेप ऑफ कंटेनर, इट शोज विच प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड, ठीक है, और विच प्रॉपर्टीज एब्सेंट इन द लिक्विड, इस तरह से करके क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी ये सिम्बा मेरे पीछे आ गया है, अरे यार इसने भी गलती करवा दी।
चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। इस पेज पर और कुछ भी काम का नहीं है, क्रॉस क्रॉस क्रॉस। अभी टाइम ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हम लेक्चर में पढ़ रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जब आप इस चीज़ को रिवाइज करेंगे, जितना भी हमने लिखा है, कितना टाइम लगेगा। एक शब्द आपको यहाँ पढ़ना है और ये 5-10 वर्ड यहाँ लिखे हैं, ये पढ़ने हैं। जल्दी आगे चलो आगे चलो, ये सब नहीं पढ़ना। फिर जो यहाँ लिखा है बस ये पढ़ना है, फिर आगे चलो आगे चलो, फिर जो यहाँ लिखा है बस ये पढ़ना है। देखिए 2-3 मिनट के अंदर 3 पेज आपने रीड कर लिए और रिवाइज कर लिए। इस तरह आपकी रिवीजन बड़ी इजी हो जाएगी। अब यहाँ पर हाईलाइट किया गया है एलपीजी और सीएनजी को, बस फुल फॉर्म इनकी याद रख लेना, भूलना मत। वैसे तो इतना इजी तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ना ही आए, पर फिर भी साइंस टीचर हैं तो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए कहीं, इतना तो हमें याद होना ही चाहिए। अब यहाँ एक इंजेक्शन में भरकर रखा गया है गैस को, और ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन लेंगे, उसको ऐसे पीछे खींचेंगे, पिस्टन को आगे उंगली लगाएंगे, और जब धकेलेंगे उसको तो पिस्टन थोड़ा सा नीचे जाएगा। यानी एक प्रूफ है किस चीज़ का, गैसेज आर कंप्रेसिबल, गैसेज आर कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल। तो ये एक्सपेरिमेंट किस प्रॉपर्टी को दर्शाता है कि गैसेज आर कंप्रेसिबल। अब देखिए ऑर्डर ऑफ काइनेटिक एनर्जी यहाँ मैंने दोबारा लिख दिया, ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन यहाँ मैंने दोबारा लिख दिया है। और यहाँ आपको स्पेसिस भी दिख रहे होंगे भाई, सॉलिड में स्पेस सबसे कम है क्योंकि यहाँ जो वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है सबसे ज़्यादा है। यहाँ लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है, गैस में फिर उससे थोड़ा ज़्यादा है। एक्सक्यूज़ मी गाइस, किसी का फ़ोन आ गया लगता है। ये लोग बहुत परेशान करते हैं, अब मुझे ये साइलेंट ही करना पड़ेगा। और ये लोग भी कौन है, स्टूडेंट्स, है ना। स्टूडेंट से जब ज़्यादा हम फ्रेंडली हो जाते हैं तो इस तरह दुखी करते हैं। मैं फ़ोन काट भी दूंगा, वो करते रहेंगे पागलों की तरह जब तक मैं उठा ना लूँ। तो मैंने अभी फ़ोन को साइलेंट कर दिया। तो गैस सॉलिड में जो स्पेस है सबसे कम, लिक्विड में स्पेस थोड़ा ज़्यादा, गैस में स्पेस उससे भी ज़्यादा। आगे चलते हैं गैस, आगे चलते हैं। इस पेज पर और कुछ भी आपको नहीं पढ़ना है, तो हर चीज़ को आप क्रॉस कर सकते हैं, कुछ नहीं पढ़ना है इसके बाद आपको, कुछ भी नहीं। आगे चलिए, अब आ गए हैं नीले वाले क्वेश्चन। उससे पहले हम यहाँ साइड में जो लिखा हुआ है इसको पढ़ेंगे। बाय चेंजिंग द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपनी स्टेट चेंज भी कर सकता है। सॉलिड को लिक्विड में बदला जा सकता है, लिक्विड को गैस में, गैस को लिक्विड में, लिक्विड को सॉलिड में, इस तरह। तो उसके दो तरीके हैं हमारे पास, दो तरीके हैं। या तो हम टेम्परेचर को घटा बढ़ा दें या प्रेशर को घटा बढ़ा दें। इससे क्या होगा, दोनों ही तरीकों का इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा कि उनके बीच के जो स्पेसेस हैं वो घट दिए जाए, या तो घट जाएंगे या बढ़ जाएंगे। अगर गैस के बीच के पार्टिकल्स के स्पेस को हम कम कर देंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड के पार्टिकल्स के स्पेस को कम कर देंगे सॉलिड बन जाएगा, सॉलिड के पार्टिकल्स के स्पेस को बढ़ा देंगे लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड के पार्टिकल्स के स्पेस को बढ़ा देंगे गैस बन जाएगा। इस तरह स्पेसेस को अगर हम अल्टर कर पाएँ, चेंज कर पाएँ, तो हम पार्टिकल ऑफ मैटर की स्टेट्स को भी चेंज कर सकते हैं। ओ माय गॉड, फिर से कुछ गड़बड़ हो गई, ये नेटवर्क चला गया। आ गया नेटवर्क, वापस आ गया गैस। हाँ, तो चलिए, मैटर कैन चेंज इट स्टेट। तो ये हमने देख लिया कि मैटर की स्टेट को चेंज करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम टेम्परेचर के साथ प्ले करें या हम प्रेशर के साथ प्ले करें। और इन दोनों ही तरीकों का इफेक्ट जो होगा वो होगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के अंदर जो स्पेसिस है वो चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से पार्टिकल ऑफ मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी। अब देखिए यहाँ एक उदाहरण दिया है, जैसे ये पिस्टन है, पिस्टन के अंदर हमने गैस भरी हुई है, इस पर जब हम प्रेशर लगाएंगे, यानी प्रेशर को जब इंक्रीज करें, प्रेशर को जब हम इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच का स्पेस कम हो जाएगा। जैसा अभी बताया था, टेम्परेचर और प्रेशर को जब भी हम अल्टर करेंगे तो उसका इफेक्ट जो दिखेगा वो होगा ये, उसका इफेक्ट होगा कि ये स्पेस चेंज होगा। तो हमने यहाँ जैसे ही प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाते ही जो स्पेस था पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच का वो चेंज हो गया। अब ये थी गैस, गैस को हमने बदल दिया लिक्विड में, क्या करके, सिर्फ और सिर्फ प्रेशर को बढ़ाकर। इसी तरह टेम्परेचर से भी प्ले किया जा सकता है। और टेम्परेचर अल्टीमेटली किसको चेंज करेगा भाई, काइनेटिक एनर्जी को, फिर काइनेटिक एनर्जी दोबारा चेंज कर देगी स्पेस को, है ना। इस तरह हम जो ये कनेक्शंस, लिंक्स बना पा रहे हैं, ये चीज़ें समझना बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये चीज़ें समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इंटरलिंक कैसे कर पा रहे हैं। देखिए दोबारा बोलता हूँ,
पार्टिकल्स ऑफ मैटर को चेंज करने के दो तरीके हैं, टेम्परेचर या प्रेशर के साथ हम प्ले करें। टेम्परेचर और प्रेशर के साथ प्ले करने से अल्टीमेटली चेंज होने वाला है स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स, और स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स चेंज होते ही मैटर की स्टेट चेंज हो जाएगी। जब हम टेम्परेचर के साथ प्ले करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज आएगा तो पार्टिकल्स या तो दूर जाएंगे या पास आएंगे। अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी घट रही है तो पार्टिकल्स पास आएंगे। तो अल्टीमेटली काइनेटिक एनर्जी भी स्पेस को ही चेंज कर रही है। और प्रेशर के साथ प्ले करेंगे तो भी सेम चीज़ होगी, प्रेशर बढ़ाएंगे तो पार्टिकल्स पास आएंगे और प्रेशर घटाएंगे तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे। तो अल्टीमेटली प्रेशर भी स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स को ही चेंज कर रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है, हम चेंज कर पा रहे हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस को। एक ऐसी टेबल हम सब की बुक में दी हुई है, उसमें उन प्रोसेसेस का नाम भी है और कुछ क्वेश्चंस हर साल सीबीएसई में पूछे भी जाते हैं, जो आगे जाकर आप भी बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। सॉलिड को लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया, यानी उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूजन। सॉलिड को लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया, देखिए वो टेबल यहीं कहीं है, ये रही। सॉलिड को लिक्विड में बदलने की प्रक्रिया को बोला फ्यूजन, बिल्कुल सही। पर यहाँ पर हम ये सब नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ हमें जो कॉन्सेप्ट समझना है उसको समझेंगे। सॉलिड को लिक्विड में अगर हमें बदलना है तो हमें टेम्परेचर, रेड पेन से लिखते हैं यहाँ पर, तो हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा और प्रेशर घटाना होगा, तभी पार्टिकल्स दूर जा पाएंगे और सॉलिड लिक्विड में बदल पाएगा। लिक्विड को अगर सॉलिड में बदलना है तो क्या होगा भाई, हमें टेम्परेचर बढ़ाना होगा और प्रेशर घटाना होगा। अरे यार ये लोग भी मानते नहीं है, फोन पे फोन, फोन पे फोन, हद हो गई। देखिए जैसे ही कनेक्शन लूज होता है ये पेन काम करना बंद कर देते हैं, ये भी बड़ी प्रॉब्लम है। टेम्परेचर बढ़ाना होगा, प्रेशर घटाना होगा। रियली सॉरी गाइस, बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रही है इस लेक्चर में। मैं अगले लेक्चर से ट्राई करूंगा कोई और वाइट बोर्ड ऐप यूज़ करूं जो नेटवर्क डिपेंडेंट ना हो। तो दोबारा बोलते हैं भाई, सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर घटाया, लिक्विड को सॉलिड में बदला। देखो कहाँ दिमाग चल रहा है यार, कहाँ दिमाग चल रहा है। यही होता है ना जब कोई डिस्टर्ब करता है। लिक्विड को सॉलिड में बदलना है, यानी पार्टिकल्स को हमें पास लाना है, तो टेम्परेचर को घटाना पड़ेगा, प्रेशर को बढ़ाना पड़ेगा। बिल्कुल रियली सॉरी गाइस, वो बार बार डिस्टरबेंस की वजह से मेरा दिमाग काम करना बंद कर गया। अब बात करते हैं, लिक्विड को अगर गैस में बदलना है तो पार्टिकल्स को हमें दूर लेकर जाना है। पार्टिकल्स को दूर ले जाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना होगा, प्रेशर घटाना होगा। गैस को अगर लिक्विड में बदलना है यानी पार्टिकल्स को पास लाना है तो हमें टेम्परेचर घटाना होगा, प्रेशर बढ़ाना होगा। गैस को अगर सॉलिड में बदलना है यानी पार्टिकल्स को पास लेकर आना है, बिल्कुल पास, तो टेम्परेचर अचानक से बहुत ज़्यादा गिराना होगा, प्रेशर अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ाना होगा। सॉलिड को एकदम से गैस में बदलना है बिना लिक्विड में जाए तो टेम्परेचर को अचानक से बढ़ाना होगा और प्रेशर को अचानक से गिराना होगा। इस तरह जब हम समझ पाएंगे, इंटरलिंक कर पाएंगे सारे कॉन्सेप्ट्स को, तब हम क्वेश्चंस को इजीली आंसर कर देंगे। तो एक बार दोबारा देखते हैं भाई, रिवीजन करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने के दो ही तरीके हैं, टेम्परेचर या प्रेशर के साथ हम प्ले करें। जब टेम्परेचर के साथ प्ले करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पार्टिकल्स दूर जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी घटेगी तो पार्टिकल्स पास आएंगे। दोनों ही चीज़ों से पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच का स्पेस चेंज हो रहा है। प्रेशर के साथ प्ले करेंगे तो अगर प्रेशर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स पास आएंगे, प्रेशर घटाएंगे पार्टिकल्स दूर जाएंगे। दोनों ही चीज़ों से पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच का स्पेस चेंज हो रहा है, यानी मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हमें उनके बीच के स्पेस को ही चेंज करना है और कुछ नहीं करना। फिर यहाँ पर हमने देखा सॉलिड को लिक्विड में बदलना है, पार्टिकल्स को दूर लेकर जाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर घटाया। लिक्विड को गैस में बदलना है, पार्टिकल्स को दूर लेकर जाना है, टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर घटाया। गैस को सॉलिड में बदलना है, पार्टिकल्स को दूर लेकर जाना है, टेम्परेचर घटाया, प्रेशर बढ़ाया। बिल्कुल सही। तो इस तरह आप इन सारे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। आई होप मैंने कुछ गलत ना लिखा हो। टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, बिल्कुल सही। टेम्परेचर घटाया बढ़ाया, बिल्कुल सही। चलिए मेरे हिसाब से कुछ गलत नहीं हुआ है ना। ये पार्ट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, ये वाला जो हमने किया,
लेकिन मेरे हिसाब से मैंने इसको बिल्कुल सही किया है। देखो अभी मेरे दिमाग में क्या क्या चल रहा है, इधर सिम्बार हो रहा है, इधर कभी पापा का कॉल आ रहा है, कभी स्टूडेंट्स कॉल कर रहे हैं, और 11 बज चुके हैं, मेरे स्कूल जाने का भी टाइम होने वाला है, तो मुझे तैयार भी होना है और इस लेक्चर को भी पूरा करना है जल्दी से। तो इतने सारे थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं, मैं क्या बताऊँ। चलिए गाइस आगे चलते हैं। यहाँ आपको क्या याद रखना है, इस पेज पर और कुछ याद नहीं रखना भाई, क्रॉस क्रॉस कर दो। ये जो क्वेश्चन है ना, छोटे मोटे क्वेश्चन, इनको प्लीज़ आप लोग सोल्व कर लेना। देखिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो ये सब मैं नहीं करा पाऊंगा अभी, आप लोग प्लीज़ खुद कर लेना, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। अगर कहीं डाउट हो किसी क्वेश्चन में, आप कमेंट्स में पूछ लेना। चलिए गाइस अगले पेज पर आपको क्या याद करना है भाई, लेटेंट हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है। और इधर मैंने जो अंडरलाइन किया है उनको आप भी साथ में अंडरलाइन कीजिए। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, एट एटमोस्फेरिक टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन में एटमोस्फेरिक प्रेशर, सॉरी सॉरी क्या बोल रहा हूँ यार, दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा है आज। द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमोस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर की प्रेजेंस में मेल्टिंग पॉइंट को डिफाइन किया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हो सकता है क्वेश्चन देकर पूछा जाए अबव द एटमोस्फेरिक प्रेशर या बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर, वो बिल्कुल गलत होगा, हमें बोलना है एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है 180 atm। अब आगे देखिए, मैंने यहाँ लेटेंट हीट को हाईलाइट किया है, आप भी कीजिए, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हाईलाइट किया है, आप भी कीजिए। फिर हमने लिखा है टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन है, यहाँ पर भी क्या है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो इस चीज़ को आपको गांठ बांधकर याद रखना है, यहीं पर एग्जामिनर आपको कंफ्यूज कर सकता है, या तो अबव द एटमोस्फेरिक प्रेशर देकर पूछेगा या बिलो द एटमोस्फेरिक प्रेशर देकर पूछेगा। पर हमें क्या याद रखना है, एट द एटमोस्फेरिक प्रेशर। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही एटमोस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिफाइन किए जाते हैं। आगे चलिए भाई, इवेपोरेशन और बॉइलिंग में क्या डिफरेंस है। इवेपोरेशन कैन अकर एट एनी टेम्परेचर, बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पर ही होगा। अब हर सब्सटेंस का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। इवेपोरेशन हमेशा सरफेस से होगा, बॉइलिंग पूरे बल्क से होगी, इसलिए इवेपोरेशन को बोलेंगे सरफेस फिनोमेना, बॉइलिंग को बोलेंगे बल्क फिनोमेना। अब इस पेज में और कुछ भी आपको याद नहीं करना है, जो जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी है साथ में आप करिए। अब लेटेंट हीट क्या चीज़ है, लेटेंट हीट कुछ नहीं है, जब हम स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करते हैं, उस चेंज के दौरान जो हीट या एनर्जी यूटिलाइज होती है उसे बोलते हैं लेटेंट हीट। जैसे मान लीजिए हम बर्फ़ के टुकड़े को पिघला रहे हैं, बर्फ़ के टुकड़े का टेम्परेचर तब तक 0 डिग्री बना रहेगा जब तक पूरा बर्फ़ का टुकड़ा पिघल कर लिक्विड नहीं बन जाता। जब पूरा बर्फ़ का टुकड़ा पिघल कर लिक्विड बन जाएगा तब टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा। यानी जब तक हमने उस बर्फ़ के टुकड़े को हीट दी, वो सारी हीट एब्जॉर्ब होती गई उसकी स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। तो ये जो हीट थी, देखिए दोबारा बोलता हूँ, यहाँ पर हमने बर्फ़ का टुकड़ा लिया, थर्मोमीटर लगाया, इसका जो टेम्परेचर दिखाया थर्मोमीटर ने 0 डिग्री सेल्सियस, हमने नीचे से इसको आग देना शुरू किया, नीचे से इसको आग दी, हीट दी, ये पिघलना शुरू करेगा। अब दोबारा थर्मोमीटर लगाया, बर्फ़ के टुकड़े का तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस और ये जो पिघला हुआ पानी है इसका तापमान भी 0 डिग्री सेल्सियस, दोनों का ही टेम्परेचर 0 0 आ रहा है, हम नीचे से हीट दिए जा रहे हैं। तो हीट आखिर जा कहाँ रही है, ये हीट कहीं नहीं जा रही, ये हीट इस ट्रांसफॉर्मेशन में ही यूज़ हो रही है। सॉलिड को लिक्विड बदलने की जो ट्रांसफॉर्मेशन है, उस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान, यानी पार्टिकल ऑफ मैटर की स्टेट को बदलने के दौरान जो हीट यूज़ होती है उसे कहते हैं भाई लेटेंट हीट। एक एग्जांपल और देखो, पानी को उबाल रहे हैं, थर्मोमीटर लगाया, जैसे ही पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचेगा दिखाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और जो भाप इस पे से उड़ेगी, भाप का टेम्परेचर देखेंगे वो भी 100 डिग्री सेल्सियस। हम नीचे से हीट दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर अटक गया है। ये टेम्परेचर तभी बढ़ेगा जब सारा पानी उड़कर गैस बन जाएगा, फिर इस गैस का टेम्परेचर राइज होना शुरू होगा 101 102। लेकिन ये कब होगा, जब पूरा पानी उड़ चुका होगा। यानी इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान लिक्विड से गैस बनने के दौरान जो हीट यूटिलाइज हुई उसे कहा हमने लेटेंट हीट।
तो ये थी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये थी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। बस इतना ही हमें याद रखना है, दो शब्द है उन्हें याद रखना है। नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, कमेंट कर देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। आज मेरे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, मुझे अभी स्कूल के लिए तैयार भी होना है। अब देखिए गाइज, केल्विन को सेल्सियस में बदलना है, -273.15 कर देंगे, सेल्सियस को केल्विन में करना है +273.15। आई होप इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, वहाँ से आप प्रैक्टिस करना। और इस पेज पर कुछ काम का नहीं, आगे बढ़िए। सब्लिमेशन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं भाई सब्लिमेशन के एग्जाम्पल, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, कैम्फर और अमोनियम क्लोराइड, ये वो चीज़ें हैं जो डायरेक्टली गैस में बदल जाती हैं, उसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोलते हैं। सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल जाए सब्लिमेशन। डिपोजिशन, गैस से डायरेक्टली सॉलिड में बदल जाए डिपोजिशन। तो अब जो चीज़ सब्लिमेशन दिखाएगी उसको अगर हम टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर बढ़ा दें तो ऑटोमेटिकली वो डिपोजिशन भी दिखा देगी, है ना, कोई बड़ी बात नहीं। आगे चलते हैं। अब ये वाली जो आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये सभी पढ़ेंगे और इन सभी प्रोसेसेस का नाम याद कर लेना। सब्लिमेशन से तो क्वेश्चन आता ही है। और 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू दी गई है, उसको यहाँ पर मैंने ऐसे सर्कल कर लिया, आप भी कर ले, और कुछ काम का नहीं है इस पेज पर। अब आप सोचिए जब आप ये सब रिवाइज करेंगे आपको बहुत कम टाइम लगने वाला है। अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं ब्लू कलर के, आप खुद सोल्व करेंगे। प्लीज़, मेरे पास आज टाइम नहीं है, कल मैं कोशिश करूँगा क्लास को ऐसे टाइम पर रिकॉर्ड करूँ जब मैं ज़्यादा टाइम दे पाऊँ। आगे देखिए भाई, इवेपोरेशन किन किन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंड। कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है भाई, सब लिखा हो देख लेना। यहाँ से जो क्वेश्चन निकल सकते हैं वो मैंने निकाल कर आपको दे दिया है। आई एम रियली सॉरी गाइस, टाइम की बहुत कमी है अभी मेरे पास। इवेपोरेशन हैज़ कूलिंग इफेक्ट, इस पर भी क्वेश्चन आते हैं, सीबीएसई में तो हर साल ही आते हैं। मटका ठंडा क्यों करता है, क्योंकि इवेपोरेशन होता है, उससे कूलिंग इफेक्ट होता है। और इसमें कौन सा कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, जो कंसेप्ट यूज़ हो रहा है भाई उसका नाम यहाँ लिख देते हैं। कंसेप्ट का नाम है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इसमें यूज़ हो रहा है। मटके में भी कॉटन के कपड़े हम क्यों पहनते हैं, उसमें भी डेजर्ट कूलर क्यों ठंडा करता है, उसमें भी। और पानी का फवारा क्यों ठंडा करता है, छत पर पानी डालते हैं तो ठंडा क्यों महसूस होता है, उसके लिए भी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और एक क्वेश्चन इसमें यह भी आता है, जब हम एक गर्म पतीले के ऊपर हाथ लाते हैं तो हमारा हाथ, ये बताइए, उस भाप से ज़्यादा जलेगा या उसमें जो पानी मौजूद है उससे ज़्यादा जलेगा। एक पतीला है जिसमें गरम गरम पानी है और उसकी भाप भी बनकर उड़ रही है, जब हम इसमें अपना हाथ लाकर डाल देंगे, अगर हमने यहाँ अपना हाथ डाल दिया तो ये बताइए इस पानी से ज़्यादा जलेगा या इस वेपर से ज़्यादा जलेगा। तो इसका आंसर है भाई वेपर, वेपर से ज़्यादा जलेगा। क्यों, क्योंकि वेपर में है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। हमने पढ़ा था लिक्विड जब ट्रांसफॉर्म होगा वेपर में तो उसमें कुछ हीट ट्रैप होकर चली जाएगी, जो लेटेंट हीट यानी छुपी हुई हीट के रूप में रहेगी। तो वो लेटेंट हीट कहाँ मौजूद है, इन पार्टिकल्स ऑफ वेपर के अंदर, तो इसलिए यहाँ हाथ ज़्यादा जलेगा। आगे चलते हैं भाई, मेथड ऑफ सेपरेशन, ये नई एनसीईआरटी में नहीं है। अब यहाँ और कुछ नहीं पढ़ना आपको इन पेजेस पर, जो मैंने हाईलाइट किया है उसी को करिए, जो लिखा है उसी को लिखिए और सब छोड़ दीजिए। अब इस नई बुक में ना ये चीज़ें मिसिंग है। मेथड ऑफ सेपरेशन ये पुरानी एनसीईआरटी 2000 आई थिंक मेरे पास 18 का एडिशन पड़ा हुआ है, उसमें ये चीज़ दी हुई है। कैम्फर और साल्ट अगर आपको साथ में मिलाकर दे दिया जाए तो आप सब्लिमेशन का यूज़ करेंगे, जिससे कैम्फर उड़ जाएगा और साल्ट अलग रह जाएगा। यह अलग करने का तरीका है इनको। क्लोरोफिल को पानी में घोल दिया जाए और बोला जाए क्लोरोफिल को अलग करो तो हम क्रोमेटोग्राफी टेक्निक यूज़ करेंगे। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इस पर स्टार लगा ले। एल्कोहल को पेट्रोल में मिला दें, अब दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो इनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की सहायता से अलग कर पाएंगे। तो गाइज आज की क्लास में इतना ही। आई एम रियली सॉरी, टाइम बहुत कम है। अगली क्लास में इस चैप्टर में जो कुछ छूट गया मुझे लगेगा मैं अगली क्लास में कवर कर दूंगा। आई एम रियली सॉरी गाइज, डिस्टर्बेंस भी ज़्यादा रही और टाइम भी मैं कम दे पाया, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी आगे से ऐसा ना हो। मैं कोशिश करूँगा कि क्लासेस को रात में रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि, क्योंकि देखो रात में सब लोग सो रहे होते हैं, ना मुझे कोई फ़ोन कर पाएगा और ना सिम्बा भी सो जाता है, सिम्बा भी डिस्टर्ब नहीं करेगा और स्कूल जाने की भी टेंशन नहीं रहती।
तो गाइज़ आज की क्लास में इतना ही, और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन रह गए इनको हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। रियली रियली सॉरी गाइज़, मैं सीरियसली इस चैप्टर को आप पूरा कराना चाहता था एक ही क्लास में, पर नहीं करा पाया। अगली क्लास से मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा रेगुलरिटी, ज़्यादा सीरियसनेस आपको दे पाऊँ, ज़्यादा वैल्यू आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। अगर क्लास पसंद आ रही हो तो कमेंट्स में प्लीज़ बताएं कि मेरे एफ़र्ट्स आपको अच्छे लग रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा भी है आपको। अगर फ़ायदा नहीं है तो भी बताएं, ताकि मैं ये एफ़र्ट्स को स्टॉप कर सकूं और आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, सायोनारा।